आओ हिंदी पढ़े में आज हम आरोह पुस्तक भाग 1 कक्षा 11वीं का पहला पाठ नमक का दरोगा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पाठ के पढ़ने से पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से विख्यात प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में लम्ही नामक गांव में, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की थी। राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाने के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। ये हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे और उर्दू भाषा में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध रचनाओं में सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन, निर्मला इत्यादि उपन्यास थे। कहानी संग्रह में मानसरोवर, जो 8 खंडों में प्रकाशित है। नाटक इन्होंने 2 लिखे थे, करबला और संग्राम। निबंध संग्रह में कुछ विचार, विविध प्रयोग। अपने लेखन में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाले इस कथा सम्राट का वर्ष 1936 में बनारस में देहावसान हो गया था। तो ये था लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। वैसे तो मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने तत्कालीन जीवन के यथार्थ से संबंधित कथाएं, उपन्यास लिखे थे। नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की संज्ञा पर रची गई बहुचर्चित कहानी है। यह वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, जिसमें ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ मुंशी वंशीधर को पंडित अलौपीदीन खरीदने का असफल प्रयास करने के बाद उन्हें अपने धन के प्रभाव में नौकरी से निकलवा देता है। मुंशी वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होने व अपने इस कृत्य से आत्मग्लानि होने पर पंडित अलौपीदीन प्रायश्चित करने के लिए उन्हें ऊंचे वेतन और भत्ते यानी डीए के साथ अपने संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। कहानी का अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यह कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आदर्शवादी कहानी है, जिसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता एवं कर्तव्यनिष्ठा को सम्मानित किया गया है। आइए अब हम पाठ का सारांश या पाठ का सार देखते हैं। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर कर यानी टैक्स लगाए जाने के बाद नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया विभाग यानी डिपार्टमेंट ही बना दिया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अनेक प्रकार के धोखाधड़ी का आरंभ हो गया और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज हो गई थी। और जो नमक विभाग में अगर एक बार जॉब लग जाती, नौकरी मिल जाती थी, उनके वारे न्यारे हो जाते थे। कुछ लोग जो ऊंचे ऊंचे पद पर सम्मानित थे, वो भी नमक विभाग में दारोगा के पद पर कार्य करने के इच्छुक रहने लगे थे तथा पटवारीगिरी जैसे सर्वसम्मानित पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश करने लगे। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का भी जी ललचाने लगा था। कहने का अर्थ है कि जब अंग्रेज़ों ने नमक पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था और एक नया डिपार्टमेंट बना दिया,
और नमक पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो लोग चोरी छिपे नमक बेचने लगे थे, यानी तस्करी करने लगे थे। और जो भी तस्करी होने के कारण जो उस पद पर, उस विभाग में काम करने वाले लोगों को रिश्वत मिलने लगी थी, और जो भी विभाग में नौकरी मिल जाती थी उसे काफ़ी अच्छी ऊपर की कमाई हो जाती थी। इस ऊपर की कमाई को देखते हुए जो पटवारी थे, पटवारी जो ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, तो उन्होंने सर्वसम्मति के साथ इस पद, अपने पद को छोड़कर, वो चाहते थे हम भी नमक विभाग में लग जाएं ताकि हमारी भी ऊपरी आय अच्छी हो जाए। इतना ही नहीं, उस समय के जो वकील थे, जब उन्होंने देखा कि जो पुलिस उस विभाग में काम करने वाले, चाहे छोटा कर्मचारी चाहे बड़ा कर्मचारी है, सभी को रिश्वत मिल रही है, तो वकील भी सोच रहे थे कि हम भी अपनी वकालत को छोड़कर नमक विभाग में लग जाएं। अब आगे, मुंशी वंशीधर अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर नौकरी की तलाश में निकलता है, ताकि घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाया जा सके। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, घास फूस की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे का ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब मुंशी वंशीधर पढ़ लिख जाते हैं और उसके पिता ने कर्ज लेकर उसको पढ़ाया लिखाया था, और जब वह नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलता है तो उसके पास सिर्फ उसकी पढ़ाई थी, किसी तरह का कोई इसके ऊपर कह सकते हैं कि किसी मिनिस्टर की या किसी व्यक्ति का हाथ नहीं था उसके सिर पर, और वो अपनी ईमानदारी और पढ़ाई से ही वो बाहर निकल जाता है अपने पिता से आज्ञा लेकर। तो पिता जब वो बाहर निकलता नौकरी की तलाश में, तो पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, किसी भी विभाग में अगर तुम्हें नौकरी मिल जाए तो ऊपर की कमाई होती हो तो तुम उसे लेने से परहेज मत करना, क्योंकि जो मंथली इनकम यानी मासिक जो वेतन है वो तो पूर्ण मासिक चांद के तरह घटता रहता है। और वैसे भी तुम अपने घर की आर्थिक स्थिति को देख ही रहे हो कि मैंने तुम्हें पढ़ाने, उसे सीधा सीधा तो कहा नहीं कि हम कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, और लड़कियां भी हैं जो शादी लायक हो, लड़कियां तो घास फूस की तरह बढ़ती रहती हैं, और मैं भी कब तक घर को संभाले रखूं, अब सभी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। और नौकरी के पद पर ध्यान मत देना कि तुम्हें कौन सा पद मिला, यानी कि तुम्हें किस पोस्ट पर नौकरी मिली है, पर ध्यान मत देना। अगर ऊपरी कमाई मिल रही है तो उसे लेने से परहेज मत करना। कि अगर देखा जाए तो पीर की मज़ार अर्थात जैसे मस्जिद में या दरगाह में जो चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई जिसकी जितनी हैसियत तो इसके अनुसार चढ़ाते हैं, तो हमेशा जो निगाह जो रखना है चादर और चढ़ावे पर, कितना चादर कौन सी है, चढ़ावा कैसे कितना चढ़ाया गया है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है यानी झरना है जिससे सदैव प्यास बुझाती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं भी विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। सौभाग्य से वंशीधर को नौकरी नमक का दरोगा के पद में लग गई। इस समाचार से उसके स्वजनों को बहुत खुशी हुई, परंतु उसके पड़ोसियों को इस बात की जरा सी खुशी नहीं हुई। तो इतना समझाने के बाद वंशीधर अपने पिता की आज्ञा लेकर निकल जाते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं, उनकी काबिलियत, उनकी शिक्षा को देखते हुए तो उसे वहीं नमक का जो विभाग था उस विभाग में दारोगा का पद मिल जाता है। जो उसके अपने मित्र थे, परिवार के लोग थे, वो तो सारे खुश हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति
इस पद पर जाने के लिए इच्छुक थे, उनको वो पद नहीं मिला तो वो पड़ोसी अड़ोसी पड़ोस जो थे वो मुंशी वंशीधर से चिढ़ने लगे थे। इतना ही नहीं, जिनसे मुंशी वंशीधर के पिता ने कर्ज लिया था वे भी लोग खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनसे जो कर्ज लिया गया है वो कर्ज जो उसके पिता ने लिया था अब वो वापस मिल जाएगा। अब आगे, मुंशी वंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इससे कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी, उसी के ऊपर एक पुल भी बना हुआ था। जाड़े की एक रात में नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त पड़े हुए थे। तभी दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुली। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर वे तलाशी के लिए गए। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि उस गाड़ियों पर नमक लदा हुआ था। वे गाड़ियां दातागंज इलाके के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित लोपीदीन की थी, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। तो अपनी मेहनत और अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण मुंशी वंशीधर लगभग 6 महीने में वह अपने सभी अफसरों का चहेता बन जाता है और उसी कार्य कुशलता और उसके उत्तम विचारों को देखकर अफसर उससे लगाव रखने लग जाते हैं। जहाँ नमक का ऑफिस था वहाँ से 1 मील दूर पर जो यमुना नदी थी वहाँ पर बहती थी और उसी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। तो जाड़े का समय था, यानी सर्दियों का समय था और उस पुल से सभी आते जाते थे। तो जो उस समय जो सिपाही और चौकीदार थे वो नशे में मस्त पड़े हुए थे, लेकिन मुंशी वंशीधर जो है वो जाग रहे थे, उनकी नींद टूट जाती है और वो जरा झांक कर बाहर देखते हैं कि गाड़ियों का आना जाना, तो उसने फटाफट अपना जो ड्रेस थी वो पहने और वो वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर उसका जो शक था यकीन बदल जाता कि वहाँ पर गाड़ियाँ जा रही थी। तो उसने बड़ी कड़क आवाज़ में पूछा कोचवान से, गाड़ी वाले से, ये गाड़ियाँ किसकी हैं? वो डर जाते हैं और फिर उन्होंने बताया कि आपको पता नहीं है किसकी हैं। तब उसने बताया कि दातागंज के जो प्रतिष्ठित जमींदार हैं पंडित लोपीदीन, उनकी गाड़ियाँ हैं। और इतने में एक जो व्यक्ति था वो पीछे जाकर मालिक को ले आता है और वो वहाँ पर आकर पंडित लोपीदीन आते हैं और बातचीत करते हैं। तो वो यही कहते कि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का आवास है, धरती पर भी लक्ष्मी का आवास था। तो अपने पैसे के बल पर उसने सभी को रिश्वत देकर अपने अनुसार कर रखा था। वो चाहता था कि ये भी रिश्वत देकर इसकी तो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उससे पहले कोई ऐसा रिश्वतखोर ऑफिसर बैठता होगा वहाँ पर। लेकिन जितना उसने बोली लगाई इसके लिए 1,000 से लेकर 40,000 तक का उस रिश्वत देने के लिए उसे ऑफ़र मिला, लेकिन मुंशी वंशीधर अपने कर्तव्य और ईमानदारी से टस से मस नहीं हुए और अंत में पंडित लोपीदीन ने हार मान ली और उसे पकड़ लिया गया। अब आगे कि पंडित लोपीदीन अपने सजीले रथ से ऊँगते हुए जा रहे थे, तभी गाड़ी वालों ने गाड़ी को रोक लिया जाने की खबर उन्हें दी थी, जो मैंने आपको भी बताया था। पंडित लोपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने थे। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर बड़ी निश्चिंतता के से पान खाकर वे लिहाफ ओढ़कर आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। अपने व्यर्थ कष्ट उठाया, मैं तो आपकी सेवा में ही आ रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते और पंडित लोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, जो मैंने आपको बताया था कि पहले तो उसको थोड़ा सा वो किया उसको कि भाई रिश्वत लेके हेरा फेरी हो जाएगी और निकल जाएगा, लेकिन वंशीधर के सिर पर तो ईमानदार का भूत सवार था, तो उसने टस से मस नहीं हुआ और उस ईमानदारी यहीं परखी गई और उसने मुंशी
वंशीधर ने पंडित लोपीदीन को गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। अब गिरफ्तारी का आदेश मिलने के बाद जो वहाँ पर जो जमादार था, छोटा जो सिपाही था, वो तो निम्न जाति का था और पंडित लोपीदीन ने कैसे हाथ लगाए, तो उसे डर भी रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। तो 1,000 से लेकर 40,000 तक ऑफर मिलता उसे, लेकिन वो नहीं मानता और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आगे, सुबह जब तक हर जबान पर पंडित जी के गिरफ्तारी का किस्सा था, चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। जो भ्रष्ट व्यक्ति थे उनकी निंदा भी कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित लोपीदीन के धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। उन्हें हैरान इसलिए नहीं थी कि लोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध तन गया। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह लोभ के कारण सत्य से पलट गए थे। मुंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। कहने का अर्थ है कि जैसे ही पंडित लोपीदीन गिरफ्तार हुए, तभी ये खबर चारों तरफ फैल गई और सभी को ये हैरानी हुई कि पंडित लोपीदीन कैसे गिरफ्तार हो गए। इतने बड़े जमींदार, वो भी नमक की चोरी करते हुए पकड़े गए। तो चाहे जो दूध में पानी मिलाने वाला व्यक्ति था, वो भी सब्जी में कम तोलने वाले वे व्यक्ति, कहने के हर तरह की दुनिया में हर तरह के भ्रष्ट व्यक्ति दिख हैं। तो सभी इस चीज़ को लेकर हैरान थे, बात को लेकर हैरान थे कि कैसे पंडित लोपीदीन कानून के शिकंजे में जकड़ा गया है। और वो साथ साथ ये देखना चाहते थे ऐसा कौन सा से दरोगा आ गया कि जिसने पंडित लोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। तो इस केस को देखने के लिए सभी अदालत में पहुंचे हुए थे। अदालत के आसपास भीड़ थी, अदालत के अंदर भी भीड़ थी। वहाँ सिर्फ एक अकेले मुंशी वंशीधर ऐसे व्यक्ति थे जो ईमानदार और सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। और लेकिन उसको पता था कि भाई जैसे वहाँ पर जितने भी चाहे वकील थे, चाहे जज थे, वो उनके ऊपर तो पंडित लोपीदीन की जो रिश्वत देते थे उनका नशा था। और जो नशा होने के कारण, क्योंकि हर कोई जो तीज त्यौहार होता था, चाहे कुछ होता था, तो 12 के 12 महीने पंडित लोपीदीन के घर में पार्टियां होती थी और पार्टियों में सभी बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर आते थे। तो किसकी मजाल थी कि जो पंडित लोपीदीन के खिलाफ जो है केस है, जो उसका सज़ा मिल जाए। तो पंडित लोपीदीन के हक में केस जाता और वो केस जीत जाते हैं और मुकदमा जल्दी समाप्त हो जाता है। अब आगे इतना ही, अब आगे कि जो पंडित लोपीदीन के जो चहेते थे, वो तो उनका तो मन कर रहा था कि मुंशी वंशीधर को तो वहीं ख़त्म कर दे। और बड़ी गुस्से भरी नज़र से मुंशी वंशीधर की ओर देख रहे थे। और जैसे ही केस से बरी हो जाते हैं पंडित लोपीदीन, तो गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत भी करते हैं। और उधर मुंशी वंशीधर को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है कि तुमने एक भले आदमी पर गलत इल्ज़ाम लगाया है, आगे से इस बात का ध्यान रखना, सही केस जो हो उसी को तुम लेकर आना। उधर वंशीधर जैसे ही बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वत्ता, उपाधियाँ आदि सभी निरर्थक लगने लगे थे कि जैसे ही मुंशी वंशीधर अदालत से बाहर निकले तो चारों तरफ से जो पंडित लोपीदीन के व्यक्ति थे वो उन पर व्यंग कसने लगे, कटाक्ष करने लगे, एक तरह से ताने मारने लगे थे। और उस समय जब उनको ताने सुनाई दे रहे थे तो उन्हें न्याय और अपनी पढ़ाई लिखाई पर, उपाधियों पर बिल्कुल कोरी लग रही थी कि बेकार की चीज़ें हैं, यहाँ तो अब सिर्फ पैसा बोलता है। अदालत के फैसले के एक हफ्ते बाद ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया था, यानी कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। जब घर वालों को इसकी खबर मिली तो उन्होंने अपने माथा पीट लिया था और उसके पिता तो बहुत ही क्रोधित हुए थे। साथ ही माँ और पत्नी ने भी अपनी नाराज़गी व्यक्त की कि उन्होंने मुंशी वंशीधर से बात करना ही छोड़ दिया था।
और उधर वंशीधर की पहली बार अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। पूरे समाज में वंशीधर को अपमानित किया गया था, यानी कि लग रहा था कि भाई यहाँ सत्य की कभी जीत नहीं होती, चारों तरफ बुराई ही बुराई है। और अपने आप पर इसी बात को लेकर मुंशी वंशीधर दुख उनके मन में बार बार उभर कर आ रहा था। अब आगे, वंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित लोपीदीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसकी आत्मा अंदर से दुखी हो गई। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठ वंशीधर के घर पर पहुंचे। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। कि जैसे वैसे तो उसे पता था कि भाई वो गलत है पंडित लोपीदीन, और इसीलिए उसे पता था कि जितने भी यहाँ पर ये सारे के सारे वकील हैं, जज, यानी जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, वो सभी उसके पैसे के बल पर ही ऐश कर रिश्वत वो देता था। लेकिन मुंशी वंशीधर की जो अच्छाई थी, जो उसके ईमानदारी थी, जो उसकी मेहनत, जो कर्तव्य था अपने पद के प्रति, उसने पंडित लोपीदीन के मन को अंदर से बिल्कुल झकझोर दिया और उस पर ऐसा प्रभाव डाला कि वो एक दिन, जैसे एक हफ्ते बाद तो उसकी नौकरी छूट गई थी वंशीधर की, तो अगले हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक जो है पंडित लोपीदीन अपनी गाड़ी में वंशीधर के घर आता है। और जैसे ही वो वंशीधर के घर आता है तो बाहर जो उसके पिता बैठे थे बरामदे में, वो घबरा जाते हैं कि भाई पंडित लोपीदीन मेरे घर में आए हैं, अब तो मेरे बेटे को नौकरी से निकलवा दिया था, कहीं अब ये मेरे बेटे को और कोई शारीरिक नुकसान ना पहुंचा दे। इसीलिए वो अपनी गरीबी का अपने उस रोने लग जाते हैं और अपने बेटे की मूर्खता पर रोने लग जाते हैं। कि वो कहते हैं, लोपीदीन उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा तो कुल तिलक है, ऐसे धर्म मनुष्य पर तो सर्वस्व अर्थात सब कुछ अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, आज मैं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। तो जब पंडित लोपीदीन ने ऐसी बात कही कि भाई आपका बेटा तो कुल तिलक है, यानी कि आपका बेटा जो है आपके परंपरा, आपके वंश का नाम रोशन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं। और उधर वंशीधर से कहते हैं कि एक दिन तो आपने मुझे हिरासत में लिया था, लेकिन आज मैं स्वयं अपनी इच्छा से आपके पास आया हूँ। फिर आगे कहते हैं, मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया था, लेकिन मुझे परास्त केवल आपने किया है। कि जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर थे कि सभी को मैंने खरीद लिया था, अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन मैं आज उस दिन मैं आपसे हार गया था। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूँ, आग्रह यानी प्रस्ताव लेकर आया हूँ, आप मेरी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार कर लें। इसके लिए आपको 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्चे, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि मुफ्त में मिलेंगे। तो उन्होंने फिर प्रस्ताव रखा और एक विनती भी की कि मैं आपको अपनी जो मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका स्थायी मैनेजर बना रहा हूँ, और इसके लिए मैं आपको 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, यानी कि जो सालाना इनकम है वो होगी आपकी, और प्रतिदिन का जो खर्चा होगा, साथ ही साथ सवारी के लिए घोड़ा, बंगला, नौकर चाकर आदि भी मिलेंगे। सेठ लोपीदीन की हृदय की विशालता और गुण की जो ग्राहकता देखकर वंशीधर पिघल जाते हैं और प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर यही कहा, मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है। उन्होंने फिर अपना पिघल जाते हैं, जो पहले इसके प्रति गुस्सा था लोपीदीन के प्रति वो ख़त्म हो जाता है। हाथ जोड़कर कहता है कि मैंने तो ऐसे एजुकेशन कोई हासिल की ही नहीं है कि जो मैं इतनी बड़ी जो जागीरदार है आपकी उसको मैं संभाल सकूं। अब आगे, सेठ लोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे न तो अनुभव की आवश्यकता और न विद्वत्ता यानी ज्ञान की आवश्यकता है, न मर्मज्ञता आदि की चाह। मुझे तो सदैव नदी किनारे वाला उद्दंड
कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। यह सुनकर मुंशी वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कांपते हुए हाथों में भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर। लौपिदिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया था। तो ये था मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा पाठ का सारांश है। इसकी व्याख्या हम कह सकते हैं। आशा है कि आपको पाठ का सार समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन्हें करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि पाठ का सार आपको समझ आएगा और मेरे वीडियो चैनल आओ हिंदी पढ़ें को अवश्य सब्सक्राइब करें आप, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाकर उसमें डालती रहूं।